अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। दिस इज़ रिदा बशीर और आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर थेरेपी, इट्स ओरिजिन एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी। सो बिहेवियर थेरेपी की ओरिजिन या इसकी डेवलपमेंट या हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये 1900s में इसकी बिगिनिंग हुई थी, बट देन इन 1950s एंड 1960s ये एज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच डेवलप हुई थी। बहुत से लोगों ने इसकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया, जिनमें सबसे पहले आ जाते हैं आइवन पावलोव, B.F. स्किनर। इसके अलावा J.B. वाटसन और जोसेफ वोल्फ की कंट्रीब्यूशंस आ जाती हैं। बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड डिफरेंट मॉडल्स प्रेजेंट किए गए थे, जिनमें सबसे पहले आ जाता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। मीन्स कि किस तरह से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल दिया गया वो है नियो बिहेवियरिज्म, जिसका फोकस कंडीशनिंग और लर्निंग पे था। नेक्स्ट जो मॉडल आ जाता है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से डिफरेंट कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंटरेक्ट करके एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अब आ जाती हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो कि बिहेवियरल थेरेपी में यूज़ की जाती हैं, जिनमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक तब पेशेंट पे अप्लाई की जाती है कि जब वो किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, बट उसका जो रिएक्शन है उस सिचुएशन का वो या तो एंशियस होगा या फियरफुल होगा या फिर अवॉइडेंट होगा। बेसिकली सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए अप्लाई की जाती है, जो कि वोल्फ और सेल्टर ने डेवलप की थी। और ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन के कॉन्सेप्ट पे बेस है कि एक इंडिविजुअल या एक क्लाइंट एट द सेम टाइम रिलैक्स और एंशियस नहीं हो सकते। इसके लिए पेशेंट को सबसे पहले रिलैक्स करना होता है। जब वो रिलैक्स हो जाए तो फिर एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई से उनको इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो इस तरह से एक रिलैक्स्ड स्टेट में या रिलैक्स सिचुएशन में क्लाइंट को डिसेंसिटाइज या फिर लेस सेंसिटिव किया जा सकता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री ली जाती है। फिर हिस्ट्री लेने के बाद जो क्लाइंट का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसके साथ शेयर किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। देन हिस्ट्री टेकिंग के बाद रिलैक्सेशन का फेज़ आ जाता है। ऑलमोस्ट 6 सेशंस में क्लाइंट को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें मोस्टली प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट फेज़ जो सेकंड फेज़ है वो है एंजाइटी हायरार्की। तो एंजाइटी हायरार्की में क्लाइंट के स्पेसिफिक प्रॉब्लम और जिस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम अक्कर हो रहा है उससे रिलेटेड क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों मिलके एक हायरार्की कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंजाइटी हायरार्की के थ्रू पेशेंट को लेस थ्रेटनिंग सिचुएशन से मोस्ट थ्रेटनिंग सिचुएशन की तरफ लेके जाया जाता है और इसके थ्रू उसके फियर्स को या फोबियाज़ को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट जो टेक्निक यूज़ की जाती है बिहेवियर थेरेपी में वो है एक्सपोजर थेरेपी, जिसको फ्लडिंग या इम्प्लोयन टेक्निक भी कहा जाता है। एक्सपोजर थेरेपी में पेशेंट अपने आप को किसी भी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन से एक्सपोज करते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन से एक्सपोज करते हैं जिनको वो प्रीवियसली अवॉइड करते रहे हो। अब ये एक्सपोजर इन विवो भी हो सकता है और इन इमेजिनो भी हो सकता है। इन विवो मीन्स के रियल लाइफ एक्सपोजर हो और इन इमेजिनो मीन्स के फैंटेसीज़ में या फिर इमेजिनेशन में पेशेंट से एक्सपोजर करवाया जाए। बहुत से रिसर्चर्स ने यह भी सजेस्ट किया कि एक्सपोजर थेरेपी या एक्सपोजर ट्रीटमेंट में कुछ ऐसे फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए जिनके थ्रू पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके। लाइक एक्सपोजर जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं होना चाहिए। और जब तक एंजाइटी या फियर एलिमिनेट ना हो जाए तब तक एक्सपोजर को रिपीट करते रहें। इसके अलावा एक्सपोजर ग्रेजुअल होना चाहिए, इमीडिएट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सपोजर क्लाइंट को प्रोवाइड किया जा रहा है वो वाकई में ही एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन होनी चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है बिहेवियर रिहर्सल। तो बिहेवियर रिहर्सल भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये सालों से साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते आ रहे हैं। सबसे पहले 1947 में मोरेनो ने एक साइको ड्रामा टेक्निक डेवलप की थी, जिसमें पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को रोल प्लेइंग के थ्रू सॉल्व किया जाता था। देन 1955 में केले ने फिक्स्ड रोल थेरेपी को यूज़ किया था।
सो बिहेवियर रिहर्सल की अगर बात की जाए तो इसमें 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। सो फर्स्ट स्टेज में तो क्लाइंट को बिहेवियर रिहर्सल या रोल प्लेइंग के लिए प्रिपेयर करना होता है, उसको उस बिहेवियर की इम्पॉर्टेंस बता के। देन सेकंड स्टेज में थेरापिस्ट ने टारगेट सिचुएशन को सेलेक्ट करना होता है, जिसके लिए मोस्टली थेरापिस्ट जो हैं वो हायरार्की को यूज़ करते हैं और हायरार्की यूज़ करके टारगेट सिचुएशन को सेलेक्ट करते हैं। देन थर्ड स्टेज में आके क्लाइंट से एक्चुअल बिहेवियर रिहर्सल करवाई जाती है, जिसमें हायरार्की के अकॉर्डिंग क्लाइंट ने बिहेवियर परफॉर्म करना होता है या फिर रोल प्ले करना होता है। फिर आ जाती है फाइनल स्टेज। तो फाइनल स्टेज में क्लाइंट ने जो थर्ड स्टेज में जो भी बिहेवियर्स परफॉर्म किए होते हैं, उन बिहेवियर्स को क्लाइंट रियल लाइफ सिचुएशंस में परफॉर्म करता है और उनकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी में असर्टिवनेस ट्रेनिंग भी यूज़ की जाती है। असर्टिवनेस ट्रेनिंग बेसिकली बिहेवियर थेरेपी की एक फॉर्म है जो कि क्लाइंट को हेल्प करती है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके और ख़ुद को एम्पावर कर सके। और मेन जो पर्पज़ है असर्टिवनेस ट्रेनिंग का, वो पैसिविटी और एग्रेशन के दरमियान एक एप्रोप्रिएट बैलेंस को मेंटेन करना है। नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें बहुत सी टेक्निक्स आ जाती हैं। इन तमाम टेक्निक्स के गोल्स या इनका जो फोकस है वो सेम है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है शेपिंग। सो शेपिंग में डिज़ायर्ड बिहेवियर को ग्रेजुअली रीइंफोर्स किया जाता है और इस तरह से फाइनल बिहेवियर या डिज़ायर्ड बिहेवियर को शेप किया जाता है या फिर डेवलप किया जाता है। और शेपिंग को समटाइम्स सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो टेक्निक इसमें यूज़ की जाती है वो है टाइम आउट। तो टाइम आउट में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है और उस सिचुएशन में जो भी इंडिविजुअल अनडिज़ायर्ड बिहेवियर शो करता है तो उसको उस सिचुएशन से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट और कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग, बेसिकली ये क्लाइंट और थेरापिस्ट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज़र्स के साथ यूज़ किया जाता है, जिसमें थेरेपिस्ट क्लाइंट को पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज के लिए रीइंफोर्समेंट या रिवार्ड प्रोवाइड करता है। लास्ट टेक्निक जो है वो है टोकन इकोनॉमीज़। तो टोकन इकोनॉमीज़ में इंडिविजुअल को डिज़ायर्ड बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए एक टोकन प्रोवाइड किया जाता है और उस टोकन को वो इंडिविजुअल किसी भी स्पेशल फूड या टॉयज़ वगैरह के साथ एक्सचेंज कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।